अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं खबरों और अपडेट्स की तरफ जाने से पहले कि उसामा गाजी जो कि एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी हैं, आप उनके व्लॉग्स भी देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर काम भी कर चुके हैं। आजकल वो भी ज़रा ज़ेर अताब हैं, तो फ़िलहाल किसी चैनल पे आपको नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल आप लोग उनको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। उनके साथ एक नशिस्त में बड़ी मज़ेदार सी गपशप हुई है, मौजूदा हालात के तनाजुर में बात हुई है। तो वो जो एक पूरा इंटरव्यू है मेरा उनके साथ, उसका एक लिंक जो है वो मैंने अपने ही चैनल की कम्युनिटी में शेयर कर दिया हुआ है। तो अगर आप वो गुफ्तगू हम दोनों बहन भाइयों की देखना चाहें तो आप उस लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी और ख़ास तौर पर जो मौजूदा तनाजुर है उसके ऊपर हम दोनों ने बात की हुई है। तो ये तो जनाब आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने देना थी, लेकिन अब आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। ख़बरें बड़ी अहम है जनाब। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान साहब जाते जाते भी इस हुकूमत के कड़ाके निकलवाना चाहते हैं और उन्होंने जाते जाते भी पता दे दिया है कि वजह बता दी है उन्होंने कि उन्हें आखिर भेजा क्यों जा रहा है यहाँ से, किस बात की तकलीफ़ हो रही थी उनके चीफ़ जस्टिस होने से। तो दो बड़े अहम इकदाम हैं उनके, इसके ऊपर बात करते हैं। एक और जज साहब ने बड़ा ही दलेराना फैसला करते हुए एक ख़त तहरीर किया है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनको हरासा किया गया, उनकी फैमिली को। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो ये दावे करते फिरते हैं कि जनाब मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, तो उनके लिए एक और तोहफ़ा है ये ख़त। वैसे तो जो पिछले ख़त भी आए थे उसके ऊपर भी एक सुओ मोटो भी लिया गया था, आपको याद होगा। तो अभी तक दोबारा से उसकी हेयरिंग को भी फ़िक्स करने की हिम्मत नहीं हुई चीफ़ जस्टिस साहब आप में, तो आपने दोबारा वो अभी तक केस लगाया ही नहीं है समाअत के लिए। और दूसरी तरफ एक और तोहफ़ा वसूल हो गया है, एक और ख़त आ चुका है। तो ये खतूत का सिलसिला आपकी नाकामी का मुंह चढ़ा रहा है, आपको बता रहा है कि आपके दौर में किस हद तक और कितनी बदतरीन किस्म की मुदाखलत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ, और अब लोअर जुडिशरी के जजेस भी आपको ये पैगाम भेज रहे हैं कि उनके साथ क्या बीत रही है। लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये हमें मालूम है। आपको फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। जानबूझकर आपने आंखें बंद की हुई हैं, ना जाने आप किसके साथ खड़े हैं, ना जाने आप किसको जवाब दें हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर तफसीलन आपको डिटेल्स शेयर करेंगे और थोड़ी सी बात फिर आखिर में ज़ाहिर है आज जो बजट पेश हुआ है इसके हवाले से भी करेंगे। क्या कुछ महंगा हुआ है, सस्ता, कोशिश करूँगी कुछ आसान अल्फाज में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। वैसे तो मैं कोई इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा भी घर का बजट चलाता है उसको सब पता है कि उसके साथ बीत क्या रही है, उसके साथ हो क्या रहा है और कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए घर चलाना, ज़िंदा रहना इस मुल्क में। तो जो आपकी फ़ंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके साथ माशी तौर पर भी आपका कत्ल हो रहा है वो भी कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी उसी को भुगत रहे हैं, उसका हिस्सा है, उसका सामना कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि जो ख़त आया है वो क्या कहता है। जज मोहम्मद अब्बास साहब हैं, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, और 2 रोज़ कबल इन्होंने, आपको याद होगा मैंने आपको व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 साल से जो लोग क़ैद में थे मुल्ज़िमान 9 मई के, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। और इसी तरह से बहुत से ऐसे मुकदमात थे जिनमें ज़मानतें नहीं हो रही थी, तो उन रहनुमाओं को, उन कारकुनान को जो 1-1 साल से अंदर बंद पड़े थे मुख्तलिफ़ मुकदमात में, उनको ज़मानतें भी दी। 25 जून को इन्होंने 25 मई को इन्होंने चार्ज संभाला था और 10 जून तक ये इन्होंने बड़े अहम फ़ैसले भी किए। अब इन जज साहब से मुतल्लिक बहुत ज़ाहिर है सबको बुरे तो लग रहे होंगे, जो ताकतें ये चाहती हैं कि ये लोग अंदर गले सड़ते रहें और इनको ज़मानतें ना मिलें, तो उनको ज़ाहिर है ये जज साहब अच्छे तो नहीं लगेंगे। अब इस जज साहब के साथ क्या हुआ है, उन्होंने एक ख़त लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को और उसमें उन्होंने अपनी सारी रूदात बताई है। ये जज साहब लिखते हैं कि जिस दिन इन्होंने चार्ज संभाला 25 मई 2024 को, उसी दिन इनको पैगाम मिला कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कुछ अफराद आपसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने मिलने से इनकार कर दिया।
उसके बाद से फिर उनसे राब्तों का और उनको हरासा करने का सिलसिला शुरू हो गया। ये बताते हैं कि जो इनके घर का गैस का मीटर है उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया और गैस लीक की गई, जिससे कोई भी खदशा हो सकता था, घर में कोई हादसा रूनुमा हो सकता था। फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी फ़ैमिली को हरासा करने की कोशिश की गई, उनको हरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन जज साहब बहरहाल डटे रहे। उसके बाद आता है दिन 2 दिन पहले का, जिस दिन उन्होंने ज़मानतें फ़राहम की, जिस दिन उन्होंने बाइज़्ज़त बरी किया लोगों को। और उस दिन क्या सूरत हाल थी वो मैं आपको डिटेल में उस दिन भी बता चुकी हूँ कि 6-7 घंटे तक उस अदालत को बिल्कुल मफलूज किए रखा गया और कोई काम नहीं करने दिया गया। हत्ता कि जज साहब ने फ़ैसले सुनाने थे, उन्हें फ़ैसला सुनाने से रोका गया। वो लिखते हैं कि बाहर, जो कोर्ट के बाहर फायरिंग भी हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई कर्फ्यू जैसा माहौल है कि सब ने, पुलिस वालों ने घेरे में ले रखा था। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अंदर कुछ एजेंसीज़ के जो एहलकार थे वो मुसलसल जज साहब को फ़ैसला सुनाने से मना कर रहे थे। उस रोज़ बाहर अगर आप देखें तो आपको याद होगा उमर अयूब साहब 6-6, 7-7 घंटे खड़े रहे। उनके साथ दीगर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था, इस बुनियाद के ऊपर कि जब वो अंदर ही ना जा सकें, अदालत के रूबरू पेश ना हो सकें, तो उनकी अदालतें ज़मानतें ही जब्त कर दें। तो इस वजह से उन्हें पेश नहीं होने दिया जा रहा था और दूसरी तरफ उन्हें फ़ैसले नहीं सुनाने दिए जा रहे थे जो कि उन्होंने 9 मई के मुल्ज़िमान के सुनाने थे। बहरहाल जज साहब भी डटे रहे अंदर और उन्होंने किसी भी तरह का दबाव कबूल करने से इनकार किया और बिल्कुल अपने, जिसको कहते हैं, नाम की लाज रखी। इस तरह का दलेर जज, और इस छोटी अदालत में हैरानी होती है कि इस तरह के लोग भी खैर हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो बहरहाल जज साहब ने आज़ादाना फ़ैसला सुनाया और सुनाकर ही उठे और तमाम दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया, बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से रियासत फस्तायत का मुजाहरा कर रही है, वही काम हुआ कि अगले ही दिन उनके ऊपर और पर्चे बना दिए गए और उन पर्चों में जब अगले दिन उनकी ज़ाहिरा रिहाई होनी थी, जो प्रोसीजर है रूपकार शुभकार का वो सारा होना था, उसके बाद उनकी रिहाई होनी थी, तो अगले ही दिन उनको मज़ीद गिरफ़्तारी के लिए भी पैगाम पहुंच चुके थे कि जो उनको फिर से गिरफ़्तार किया जाएगा। इन्होंने फिर से ज़मानतें भी दी और कहा कि ये नहीं होगा कि कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से पामाल किया जाए। तो ये मुसलसल एक जो चल रहा था मामला कि कंटिन्यूटी थी कि उनके फ़ैसले को पामाल करने के लिए नया तरीका भी इख्तियार कर लिया गया था और दूसरी तरफ वो भी डटे हुए थे कि मज़ीद जुल्म नहीं होने देंगे। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आज ये सूरत हाल है कि दोबारा से अमजद न्याजी साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये भी बाइज़्ज़त बरी होने वालों में शामिल थे और भी मज़ीद कुछ कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया दोबारा से नए केसेस बनाकर। और ये तो अब एक हैरत भी नहीं होती इस मामले पर, क्योंकि ये तो एक वतीरा सा बन गया। अभी ये जो इमरान रियाज भाई का केस था, ये भी क्या था, बकवास तरीन दुनिया का केस था। कोई बंदा ही कहीं नहीं पता था कि वो है कौन, और इस तरह की बोगस FIR उन पर काटी गई और उसके बाद 1 रोज़ का जुडिशल रिमांड भी उनको दे दिया गया। और वो ख़ुद आज जब अदालत में पेश हुए तो वो बता रहे थे कि जो पुलिस वाले थे वो रात को उनसे माफ़िया मांगते रहे कि हमें माफ़ कर दें, हमारा कोई कसूर नहीं, हम मजबूर हैं। और आज भी हैरत अंगेज़ तौर पर इस तरह की एक फ्रिवलेस किस्म की FIR के बाद उन्हें जब पेश किया गया बख्तरबंद गाड़ी में सैकड़ों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आपने पकड़ा हुआ है और उनके हाथ पे हथकड़ी लगाई हुई, अंदाज़ा लगाएं। आमतौर पर इस तरह के केसेस जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जहाँ पेश करते हैं कोई ऐसी हथकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हथकड़ी लगाई गई थी। तो ये सारी सूरत हाल है। इमरान रियाज भाई का को क्या बताऊँ, वो तो आप जानते ही हैं, वो तो डटे होते मुस्कुराते हैं, वो क्या करेंगे। फस्तायत का निज़ाम वो कोई अभी थोड़ी देख रहे हैं, कितने महीनों से, सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी, अब यही रवैया हर जगह अपनाया जा रहा है। फिर नए केसेस, नई गिरफ्तारियाँ, वही सारी चीज़ें। फिर से अमजद न्याजी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जज साहब ने बहरहाल अच्छा काम ये किया है कि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड ले आएँ और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं यहाँ पर, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनकी नोटिस में जैसे ये चीज़ आई तो उन्होंने भी फिर आगे से ज़बरदस्त इकदाम किया। आज ओवरऑल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 ज़बरदस्त इकदाम किए। पहला इकदाम तो उन्होंने ये किया कि जो ये जज मोहम्मद अब्बास साहब का ख़त आया उसके ऊपर उन्होंने फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया सुओ मोटो, और उसके बाद उन्होंने जो IG हैं उनको भी इसके ऊपर तलब कर लिया है, जो सूबाई वज़ारत दाखिला है उनको भी तलब किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं उनसे भी जवाब तलब कर लिया। उन्हें पर्सनली तो नहीं बुलाया, लेकिन जवाब उनसे भी तलब किया, और बाकी भी जो मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती थी चीज़ें उनको भी तलब कर लिया है। उनको तो खैर पर्सनली इन पर्सन बुला लिया गया। तो सुबह इस केस की हेयरिंग होनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस होगा। तो बिल्कुल जिस तरह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को देखते हैं कि वो पूरा पीछा करते हैं, उस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली टेकअप किया है
चीफ जस्टिस काजी फायद इसा साहब को तो कोई परवाह नहीं है कि उनके मातहत अदालतों के साथ, जजों के साथ हो क्या रहा है, उनके फैसलों के साथ क्या हो रहा है। वो तो इस वक्त पूरे सिस्टम का एक हिस्सा बने हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में मसरूफ़ हैं। अपनी जो जुडिशरी है उसको तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जजों के साथ क्या हो रहा है। अलबत्ता चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया है। अब कुछ होगा या नहीं होगा इस पर मैं क्या बात करूँ, वो तो जिस तरह का हमारा सिस्टम है आपको पता ही है। लेकिन कम से कम आप बात तो करें, कम से कम आप किसी को कटहरों में बुलाएं तो सही, किसी का कुछ तो हाथ रुके कि हाँ यार हमें कहीं ना कहीं तो कोई पूछगछ हो सकती है। अब अहमद फराद को हो सकता है इन्होंने करना ही ना होता अपीयर, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस तरह पीछे लगे कि उन्हें कम से कम उन्हें सामने तो लाना पड़ा ना। ठीक है अभी भी वो कैद में है, जेल में, लेकिन कम से कम सामने तो हैं, घर वालों से मुलाकात तो हो रही है, ये तो पता चल रहा है कि बंदा किस हाल में है, कैसा है। तो इसी तरीके से अगर हर जज डटेगा तो आज ये जो 5 बंदे इस वक्त भी लाहौर में लापता हैं, जिसमें अजहर मशवानी साहब के भाई हैं, जिसमें वकास अमजद है, जिसमें 1-2 और लोग हैं, ये सब जो आज लापता हैं, ये भी आपको सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर जज इसी तरह पीछा करें। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर घबराएंगे, तो फिर ना उनका कोई पुरसाने हाल है और ना उनकी तरफ देखने वालों का कोई पुरसाने हाल है। हो सकता है ये केस भी पूरा ना समाप्त हो सके और चीफ जस्टिस साहब को आगे मूव कर दिया जाए, लेकिन कम से कम उन्होंने एक आगाज़ तो किया है। तो एक तो उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया और इस पे हेयरिंग पे सबकी नज़र रहेगी, और दूसरा जो उन्होंने एक ज़बरदस्त इक़दाम किया जाते जाते, ये भी वो इक़दाम है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ थी इस हुकूमत को भी और इस पूरे नेक्सस को। वो तकलीफ़ थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला। और आपको ये मैं उस दिन भी बता रही थी जिस दिन वकला एहतजाज हुआ था ना, पहले दिन एहसन भून वगैरह ने किया था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए थे। मुझे उस दिन से ही पता था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अब ये यहाँ टिकने नहीं देंगे, उनके ऊपर रेफरेंस दायर करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर जिस तरीके से उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस लगाए, अपॉइंट किए, और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के जजेस अपॉइंट किए, उसके वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि ये जज साहब इस सिस्टम को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो सकते। और फिर उनसे जान छुड़ाने के लिए ये राह निकाली गई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल भेज दो, कम से कम जो इंतज़ामी मामलात हैं वो उनके हाथ में नहीं होंगे, और यहाँ पर हम कोई ऐसा जज लगाएं चीफ जस्टिस के तौर पर जो हमें इस तरह से टफ़ टाइम ना दे। तो बहरहाल उन्होंने जाते जाते फिर भी एक काम किया है कि जस्टिस शाहिद जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले PTI की पिटिशन के ऊपर ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फ़ैसला दिया था, उन्होंने उस पिटिशन की बुनियाद के ऊपर जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस हैं उनको तैनात कर दिया और 8 मजमूई तौर पर ट्रिब्यूनल्स बना दिए, और उनका जो तैनाती थी उसका वो कर दिया, यानी नोटिफिकेशन कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के हद तक। अब ये उन्होंने काम तो ज़बरदस्त किया और मुझे पता था कि वो इस चीज़ को करेंगे तो उसके ऊपर रिएक्शन भी आएगा। और इन्होंने दूसरी तरफ चाल चली इलेक्शन कमीशन ने, वो जो आपको पता है कि पूरी तरह बी टीम बना हुआ है नून लीग की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने तौर पर 2 जजेस, रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंट कर दिया, जिसमें अब्दुल शकूर पराचा और ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शामिल हैं। इनको मुकर्रर कर दिया अपने तौर पर बहावलपुर डिवीज़न और रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीज़न के लिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीज़न के लिए अब्दुल शकूर पराचा और बहावलपुर डिवीज़न के लिए ज़फ़र इकबाल चौधरी को नामज़द कर दिया एज़ ट्रिब्यूनल जजेस। अब आप यूँ समझ लें 2 पैरेलल ट्रिब्यूनल जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगर आप जजेस को देखें, इंटेंशन आपको पता चल जाएगी कि वो चाहते क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि फ़ैसले 5-5 साल लटके ना रहें, फ़ैसले आएँ। दूसरा, उन्होंने आज़ाद जजेस मुकर्रर किए जो कि फ़ैसले कर सकें। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्शन कमीशन की नीयत देख लें तो वो भी साफ़ है कि आपने 150 पिटिशन्स के लिए सिर्फ 2 जजेस तैनात किए हैं, और इन 2 जजेस को भी आपने रिटायर्ड जज साहिबान को तैनात किया जिनकी शोहरत भी कोई ख़ास नहीं है। वजह, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मामला लटका रहे और कभी भी इन पिटिशन्स के ऊपर फ़ैसले ना आए और नून लीग की हुकूमत बनी रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुका है, और अब कोई उनके किसी हवाले से किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि उनके इस सारे क्राइम्स में जो कि इन्होंने अभी तक किए हैं इलेक्शन कमीशन ने शुरू से अब तक, उसमें नून लीग पूरी तरह उनके साथ ऑन बोर्ड रही और ताकतवर हल्के ऑब्वियसली, और उन्हीं के इशारों पर इन्होंने ये सब कुछ किया। अब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जाते जाते ये 2 ज़बरदस्त इक़दाम थे उनको रोकने के लिए ये सारा गंद किया है बेसिकली।
और उसके लिए अब इन्होंने क्या किया जी, कल एक इजलास भी बुला लिया लॉयर्स का कि जी हमें कानूनी राय भी इस पे दें कि ये अपॉइंटमेंट किसका हक है। इलेक्शन एक्ट की तरफ देखा जाए तो ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो ट्राइब्यूनल जजेस मुकर्रर कर सकता है, लेकिन उसके लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत ज़रूरी होती है। जो वो रिकमेंडेशन भेजते हैं उसके मुताबिक हतमी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करता है। अब इन्होंने ये जो गेम चली है सायरा, इन्होंने तो ये जो इलेक्शन एक्ट में रिटायर्ड जजों वाली तरमीम की थी वो तो की ही इलेक्शन कमीशन के साथ एक पूरी कंसल्टेशन से की थी कि हम यूँ करेंगे और उसके बाद आप रिटायर्ड जज तैनात कर दें। अब अगर इलेक्शन कमीशन वाकई इंडिपेंडेंट होता तो भला उसको क्या तकलीफ है, कोई रिटायर्ड जज लगे या कोई सर्विंग जज लग रहा है उसको क्या तकलीफ, वो कहें जो मर्जी लगाएं भाई, जब मर्जी आए फैसले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसी से पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरी तरह से जानिबदार है और जिसकी तरफ उसकी जानिबदारी है वो भी सबको अयान है। तो बहरहाल अब ये फिर वही अदालतों में खींचातानी की चलेगी, वो लगाएंगे, फिर पीटीआई चैलेंज करेगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि बेंच कैसा बनता है और फिर किस तरीके से आगे चीज़ें होती हैं। लेकिन बात वो ये कि अब ये खींचातानी शुरू रहेगी। ये तो जनाब हो गया मामला, जो कि ये दो तीन अहम खबरें थी। अब ज़रा थोड़ी सी मैं बात सिर्फ बजट की कर दूँ। बजट में हर वो चीज़ जो कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के इस्तेमाल में आती है, हर वो चीज़ को आप महंगा कर दें। और बजट के ऊपर बात भी हम क्या करें, ये बजट अगर किसी हुकूमती बंदे ने बनाया हो तो बंदा कहता है कि यार हुकूमत ने ये अच्छा किया, ये बुरा किया। जब बजट आपका मेनली IMF से आए और फिर एक औरंगज़ेब बंदा जो कि ना कोई सियासी बंदा है ना किसी यानी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसने आके बजट वो पढ़ के तकरीर सुना दी है। उसके मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा होता है उसी का मज़ीद टैक्स कटेगा। मेरी भी तनख्वाह में से टैक्स जो है मेरा जो पहले कट रहा है वो ऑलमोस्ट डबल कटेगा, जबकि मेरी तनख्वाह में 1 रुपया भी इजाफा नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन बात वही है कि सरकारी मुलाजमीन कितनी तादाद में हैं और अगर वो किसी वक्त ये आप उनको कह भी देते हैं जी 25% इजाफा, तो जो उसके बदले में आपने महंगाई की है वो 25% तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे ही आ जाएगा। वजह कि आपने पेट्रोल महंगा करना है क्योंकि लेवी बढ़नी है, आपने बिजली महंगी करनी है क्योंकि आपका सर्कुलर डेट है, आपने जो मुख्तलिफ GST बढ़ाया है जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, वो भी जो चीज़ इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसकी वजह से फिर आगे हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, उस सब्ज़ी की कीमत बढ़ेगी जो कि मंडी से शॉप तक आती है, आप उस दूध की कीमत बढ़ेगी जो कि आप तक घरों तक आता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो अल्टीमेटली हर चीज़ महंगी होगी। अब यही बात आप दूसरी तरह जब बिजली की कीमत महंगी होगी तो उस पर इम्प्लीमेंट कर लें उसका कि जब बिजली की कीमत महंगी होगी तो हर वो चीज़ जो कारखानों में बनती है उससे क्या होगा, उस चीज़ की कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको हर चीज़, आप कपड़े ख़रीदने जाएंगे आपको महंगे मिलेंगे, आप जूते ख़रीदने जाएंगे आपको महंगे मिलेंगे, आप कोई भी घर की सोफ़ा कुर्सी मेज़ कुछ भी ख़रीदने जाएंगे आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी कारखाना चलेगा वहाँ वहाँ बिजली महंगी मिलेगी। तो वो कारखानेदार सारा जो उसका बोझ है ज़ाहिर अपने कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, तो जिसकी वजह से ओवरऑल हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब आपने जो वो 25% तनख्वाह बढ़ाई भी है वो कहाँ कहाँ निपटेगी, और वो तो सिर्फ एक इतना सा तबका है ना जो सरकारी मुलाजमीन का, ज़्यादातर तो हम जैसे हैं जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं, हमारी तनख्वाह में तो 1 रुपया इजाफा नहीं हुआ। तो जिनकी तनख्वाहों में 1 रुपया इजाफा नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको अपनी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, मेरी तनख्वाह में 1 रुपया इजाफा नहीं हुआ, कमी ज़रूर हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले 5 साल पहले महंगाई कहाँ पर थी और आज महंगाई कहाँ पर है, आप अंदाज़ा लगाएं। और ये मेरी एक कहानी नहीं है, आप ये देख लें कि जो आपका आम तबका है जो बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उस तबके में ये चीज़ है, वो उस तबके की सारे तनख्वाहें तो नहीं बढ़ा देंगे। तो आपने जो महंगाई की है उसका असर तो हर एक बंदे पे गया है, लेकिन जो तनख्वाह बढ़ेगी वो हर बंदे की नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम की बढ़ेगी, और अक्सर तो वो हैं जिनमें से जो काम भी नहीं करते, जिनको वैसे ही बड़ी मुराद है। तो ये आपका बजट है जी। अब इसके ऊपर ये जो हुकूमत इतने दिनों से ढोल पीट रही थी कि जी हमने महंगाई कम कर दी, महंगाई कम दी, महंगाई क्या कम कर रहे थे ये कि 4 रुपये आपने पेट्रोल के कम किए तो 4 रुपये आपने बिजली के बढ़ा दिए। एक कान इधर से मरोड़ते हैं तो दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से मरोड़ते हैं तो फिर इधर वाला छोड़ देते हैं और कहते हैं जी हमने महंगाई कम कर ली। किसानों का गला दबा दिया
आटा सस्ता कर दिया, और वो भी अभी फॉर द टाइम बीइंग सस्ता हुआ है। मैं ये बता दूं आपको, अगले साल आपको आटा इस रेट पे नहीं मिल रहा होगा डेफिनेटली, बल्कि पहले से भी महंगा मिल रहा होगा, क्योंकि आपका जब किसान इस दफ़ा रुल गया है, उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो दोबारा गंदम कैसे काश्त करे, और फिर जो उसमें से थोड़ी बहुत कर भी लेगा फिर आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। जब आप बाहर से मंगवाएंगे तो फिर आपको वो महंगी मिलेगी, जब वो महंगी मिलेगी तो फिर आप महंगी बेचेंगे। तो ये जो आपकी 16 रुपये की रोटी है अगले साल आपको 36 रुपये में 26 रुपये में मिल रही होगी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपका। तो ये है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई है नहीं है इनके पास, और छोटी छोटी चीज़ें करके शोर मचा के मीडिया में अपने जो चेले चमचे हैं उनको छोड़ के ये नैरेटिव बनाने की एक नाकाम कोशिश थी कि जी हमने महंगाई कम कर ली। हालांकि महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप मुझे बताएं, आपका अगर किराए का मकान है तो जो पिछले साल मालिक मकान ने आपका किराया बढ़ाया था, तो क्या उसने ये देखा कि चलो भाई रोटी सस्ती हो गई तो अब मैं किराया वापस कम कर दूं? नहीं, वो तो इस साल भी बढ़ाएगा आपका किराया। अगर आपके बच्चे की फ़ीस थी तो क्या पिछले साल की निस्बत वो कम हो जाएगी? नहीं। तो आपके लिए महंगाई कहाँ पे कम हुई है? मेरा तो मकान का किराया भी बढ़ा है, मेरे बच्चों की फ़ीस भी बढ़ी है, मुझे तो जो बाकी ज़रूरत की अशिया थी वो भी बढ़ी हैं। आज मेरा जो बिल आया है बिजली का, वो पिछले साल की निस्बत 15,000 रुपये ज़्यादा आया है जो इस साल पिछले साल में मैंने पे किया था। तो मेरे लिए तो महंगाई बढ़ी है। मुझे आके कोई कहे कि यार महंगाई कम हुई है, तो मेरा दिल तो चाहेगा कि उसको एक ज़ोरदार चमाट लगाऊं कि कहाँ से महंगाई कम हुई है। हर चीज़ तो मैंने इस महीने में अपने बच्चों की फ़ीस ज़्यादा दी है, मैंने इस महीने में बिल ज़्यादा दिया है, मैंने इस महीने में अपना किराया मैंने ज़्यादा दिया है। तो आप मुझे आके सुनाएंगे कि जी आपकी महंगाई कम हो गई है। और जो सब्जियों की बात है वो तो सीज़नल चीज़ें होती हैं, जो सीज़न की चीज़ है आपको थोड़ी बहुत उसमें 10-15 रुपये कम हो जाती है, जो सीज़न की नहीं होती 10-15 ज़्यादा हो जाती है। अब बड़ी ईद आ गई, आपको अदरक लहसुन और हरी मिर्चें और ये जो प्याज वगैरह ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। जब छोटी ईद आने वाली होती है, रमज़ान चलता है, आपको फ्रूट ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये तो सीज़न के साथ हमारी चीज़ें इसी तरह से चल रही होती हैं। तो महंगाई कौन सी कम की है आपने? और महंगाई जो बेसिकली कमी की दावा है वो सिर्फ ये नहीं कि चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई हैं, वो सिर्फ ये है कि जो रफ्तार है महंगाई की वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। यानी अगर वो हर हफ्ते पहले अगर चीज़ 30 रुपये के हिसाब से कीमत उसकी बढ़ रही थी तो अब 11 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। और अगर आप एवरेज महंगाई देखें पूरे साल की तो वो फिर भी 24% है, फिर भी वो 24% है जो पिछले पूरे साल में रही है। तो बात कहाँ से आ गई? अब इन्होंने जो ढोल पीट पीट के ये महंगाई वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की थी वो भी ज़मीन बोस होने वाला है। क्यों? जैसे ही ये बजट आएगा आप पेट्रोल महंगा करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया हर चीज़ फिर महंगी होती चली जाएगी, और जो आपने टैक्सेस लगाए हैं तनख्वाहदार तबका वैसे ही मारा जाएगा। तो हर चीज़ को आपने जाके फिर से टारगेट करना है। और अगर इसको आप 2022 के साथ कंपेयर करें तो फिर तो बिल्कुल ही नैया ही डुबोई हुई है आपने। यानी जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, आप उस वक्त देख लें, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ 7%, आज वो कहाँ पर है? आपकी ज़राअत कहाँ पे थी, आज वो कहाँ पर है? आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पे थी, आज वो कहाँ पर है? आपकी जीडीपी की शरह क्या थी, आज वो कहाँ पर है? ये जो मैक्रो इकनॉमिक जिसको कहते हैं, जो कि मुल्क की मईशत के इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी आप चेक कर लें, वो उस वक्त कहाँ थे, आज कहाँ पर हैं? ये तजर्बाकारों ने जो इनके साथ किया है, उसको कहते थे वो नाअहल है, वो अनाड़ी है। और ये जो तजर्बाकार लाए हैं इनकी आप ज़रा काम देख लें, पिछले 2 साल से तो इन्हीं की हुकूमत है ना। तो ये इन्होंने किया इस मुल्क के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।